साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है और टॉपिक जो मैं चर्चा में लूँगा ये आधारित है सत्य घटनाओं के ऊपर। बेसिकली क्या है प्रॉब्लम हमारे देश में कि जब भी म्यूचुअल डिवोर्स फाइल होता है तो बड़ी खुशी रहती है आप लोगों को कि वाह रे वाह, म्यूचुअल डिवोर्स हमारा फाइल हो गया, अब तो हम छुट्टी पाई लेंगे। तो जो खुशी आपकी है वो खुशी रहती है केवल चंद मिनटों की, क्योंकि जब वो कंसेंट पिटिशन में कंसेंट को वाइफ विड्रॉ कर लेती है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। इवन आप कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि साहब हमें डिवोर्स दे दो, कोर्ट भी यही कहता है आपको भाई नियम कायदे कानून है कि अगर वाइफ ने कंसेंट विड्रॉ कर ली है तो हम आपको डिवोर्स नहीं दे पाएंगे, पिटिशन डिसमिस। आप मुंह लटका के जो है बाहर रहते हो। अब कुछ लोग जो है गुस्से गुस्से में सिगरेट पीते रहते हैं, जो सिगरेट पीने के शौकीन है। कुछ लोग जो है दारू पी लेते हैं और कुछ लोग जो है घर जाके लेट जाते हैं उल्टे और रोते रहते हैं कि भाई क्या करें। अरे भाई आप कोर्ट में कुछ कर नहीं पाए, अब गुस्सा निकाल रहे हो बाहर आके, तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको। तो बेटर ये कि गलत काम की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप एक स्ट्रेटेजी बना लो कि करना क्या है और किस तरह से वर्कआउट करना है। तो जो बात आज हम डिस्कस करेंगे उसमें 2 पॉइंट हम लेंगे कि केस दाखिल करने से पहले क्या स्ट्रेटेजी लें और केस दाखिल करने के बाद क्या स्ट्रेटेजी लें, ताकि नुकसान नहीं हो और इस तरह की महिलाएं जो हैं हमारा मिसयूज़ ना कर पाएँ। क्लियर है। हालांकि मिसयूज़ में भी मिस ही है, तो वो तो कर सकती हैं, उनको अधिकार है मिसयूज़ करने का, पर मिसयूज़ को रोकने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। और कहते भी ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इनका इलाज क्या करना है क्या नहीं करना वो बात की बात है, पर प्रिवेंशंस लेके चलने पड़ेंगे आपको ताकि इलाज करने की नौबत ही नहीं आए। भाई मूर्खों से क्या उलझना। ठीक है जी। तो इसलिए प्रिवेंशंस को जो है आप लेके चलें। साथियों बेसिकली जब भी डिस्प्यूट होगा हस्बैंड वाइफ का तो क्या होगा भाई, फाइट तो होगा हस्बैंड वाइफ का। भाई वाइफ चिल्लाएगी, 10 बातें कह देंगी आपको और उसके बाद कहेगी मैं जा रही हूँ अपने पियर, नहीं रहना हमको तुम्हारे साथ, तुम बहुत मारते पीटते हो, दहेज की मांग करते हो, और तुम्हारे पापा जो है हम पे गंदी नीयत रखते हैं, तुम्हारा भैया जो है हम पर गंदी नीयत रखता है, अल्टीमेटली हम जा रहे हैं पियर। तो ऐसा कहते हुए पत्नी जो है अक्सर पियर चली जाती है या अपने घर वालों को बुला लेती है और पियर जो है पहुंच जाती है। अब जब पियर जाएगी तो वो वेट करेगी भैया बंदा आएगा झुकेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, आपने देख रखी पिक्चर पुष्पा और आप कहते भी हो कि झुकेगा नहीं साला। क्लियर है बात ये। तुमको लगता है कि भाई झुक नहीं रहा है, अच्छा इसको झुका के रहेंगे। तो वो जाती है सलाहकार के पास में और पूछते कि भाई करना क्या है इसका, ये झुक ही नहीं रहा। अब तमाम कोशिशों के बाद भी अगर आप नहीं झुक रहे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ आप लोग। ये महिलाएं जाएंगी एज पर एडवाइस थाने के ऊपर, रिपोर्ट लिख के देंगी और कंसर्न जो थानेदार है अपने अधीनस्थ को बुलाएगा और कहेगा भाई ये दीदी जो है बहुत दुखी है, इसकी हेल्प करो भाई। और जो कंसर्न कांस्टेबल है जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है और जिसको लॉ का एबीसीडी नहीं पता, वो आपको फ़ोन करेगा और धमकाएगा कि भाई तू बोल रहा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ महिला थाने से, अच्छा जी, कि तेरी पत्नी ने तेरा रिपोर्ट लिखाई है तो तुरंत जो है पहुँच जा। अब जैसे फ़ोन आता है 50% मर्द तो वहीं पर घबरा जाते हैं कि भाई क्या करें, मर जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमको अरेस्ट कर लेगी पुलिस, और डर के मारे जो है वो लड़ने का विचार ही छोड़ देते हैं। साथियों फ़ोन आया है, कोई फांसी का फंदा नहीं आया आपके पास में। भाई कानून के हाथ लंबे हैं ना, क्लियर है बात ये है, सबको मालूम है। तो इसलिए फ़ोन आपको आएगा, फ़ोन कहीं और से हो रहा है, आप तक रहा है, हाथ लंबे हैं तो कानून के हाथ पहुँच गए ना आप तक, सिर्फ हाथ ही पहुँचे हैं और क्या होगा। कानून ने क्या गला दबा दिया आपका, कानून ने क्या दोस्तों पे काट दिया आपको, जान से मार दिया कानून ने आपको, कुछ नहीं करो ना। सिर्फ फ़ोन आया है, आपने अटेंड कर लिया, स्पेसिफिकेशन ले लिया, दैट्स ऑल, देयर इज़ नो नीड टू वरी। आप एक ध्यान रखिएगा बात को कि जब भी आपको महिला थाने से फ़ोन आएगा तो उस कंसर्न फ़ोन को आने से पहले आपको एक बात दिमाग में सेट रखनी है कि ऑलवेज पुट योर फोन ऑन रिकॉर्डिंग मोड। जो अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, हम लोग भले ही आईफोन यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जहाँ रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है, पर हमें यूज़ करने हैं वो फ़ोन भी कि हमें कम से कम रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी जो है अवेलेबल रहे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि 2 फ़ोन रखो। अपना व्यापार का जो फ़ोन है उसको अलग रखो, उसका नंबर बीवी के पास में नहीं होना चाहिए, और जो पर्सनल फ़ोन है जिसका नंबर बीवी के पास है, जो आपके ससुराल वाले उनके पास है, उस पर तमाम फ़ोन करें और वही नंबर देंगे वो पुलिस वालों को। जब पुलिस वाले फ़ोन करेंगे रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है तो वहाँ पर वर्जन जो है रिकॉर्ड हो जाएंगे एक के बाद एक। इस क्लियर हो गया आपको। तो पर्सनल फ़ोन हमेशा ही अलग रखना है आपको, दिमाग में चीज़ें सेट कर लो। ये थाने पहुँच गई, रिपोर्ट लिखा दी, आप थाने पहुँच गए, वहाँ आपको धमकाया जाएगा और अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी है कि आपका राजीनामा हो जाए। जब राजीनामा हो जाएगा तो आप लोग म्यूचुअल डिवोर्स जो है फाइल करोगे, उसके लिए भी थानेदार आपका जो इंतजाम है कोर्ट में कर देगा, अमूमन कर देते हैं इंतजाम। ये म्यूचुअल डिवोर्स जो है फाइल होगा और कई बार ऐसा होता है कि उसमें अमाउंट तय नहीं होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं अपना हक त्याग रही हूँ और आपको रहता है भाई हक त्याग रही है, अच्छी बात है जी,
और बहुत अच्छी महिला है, हक त्याग रही है अपना, वो हक नहीं त्याग रही है, बेसिकली वो कहीं और से हक लेगी अपना। अब वो हक कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, वो आप सबको मालूम है। क्लियर है बात ये। तो मेरा कहना ये है आपसे कि अगर वो हक त्याग रही है और लिख रही है अभी पिटिशन में कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो बस केवल म्यूचुअल डिवोर्स चाहिए, तो आप लोग भी खुश हो जाते हो और म्यूचुअल डिवोर्स जो है फाइल कर देते हो। यहाँ पर हमको रुकना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट डाउन करते हुए चलना है कि जब हम किसी वकील के पास जा रहे हैं जो सजेस्टेड है बाय थानेदार, उससे कभी भी ड्राफ्टिंग मत करो, ना पेश करो। वो ड्राफ्टिंग करेगा बिल्कुल नॉमिनल ड्राफ्टिंग, बेकार ड्राफ्टिंग, कचरा ड्राफ्टिंग, जिसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे भी कई किस्से आए हैं कि जहाँ पर लड़कियों ने अपने कंसेंट विड्रॉ कर ली और अल्टीमेटली कोर्ट ने उन पर जो है कार्रवाई कर दी। तो कोर्ट ने क्यों कार्रवाई करी उनके ऊपर? क्योंकि उनकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर थी। आपको रखना है एक मजबूत वकील, ऐसा वकील जो आपकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर सके और हर एक पॉइंट को जो है इन्वॉल्व कर सके। और महत्वपूर्ण 3 पॉइंट हमें इन्वॉल्व करने हैं। वो पॉइंट क्या है कि मैं अपनी कंसेंट जो है विड्रॉ नहीं करूंगी। मैंने ये बात समझ ली है कि किसी भी रूप में कंसेंट को विड्रॉ करने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है और मैं हर कीमत पर डिवोर्स चाहती हूँ। कंसेंट विड्रॉ करूंगी, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं दूंगी और अल्टीमेटली लड़के पक्ष को हैरेस करूंगी, तो मेरे विरुद्ध लड़का पक्ष मीन्स प्रार्थी उचित कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत होगा और मेरे विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई होगी। और ये लाइनें जो है, ये मेरी बनाई लाइनें नहीं है, ये लाइनें बनाई हुई है इवन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इन अ इंपॉर्टेंट जजमेंट नेम्ड एज रजत बनाम रूपाली गुप्ता। इस फैसले का जो है नाम नोट करके रखिए, उसकी लाइट में ड्राफ्टिंग कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी ड्राफ्टिंग आप कर रहे हैं उसमें हर एक बात लिखिए स्पेसिफिक, मीन्स शादी के बाद जो जो घटनाक्रम हुआ, जो जो आरोप प्रत्यारोप लगे, उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी के पास फोटोग्राफ्स हैं एक दूसरे पक्षकार की, उसका हम क्या करेंगे। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है आरोप पति का भाई वाइफ एडल्ट्री में, या कई बार वाइफ के गलत आरोप होते हैं, तो उन एविडेंस का फेट क्या होगा, उन्हें हम कैसे रिटर्न करेंगे। इसके अलावा कई बार इशू होते हैं सामान को लेके, उस पर क्या करेंगे। कई बार इशू होता है अदर फैक्टर्स पे, मीन्स एडवोकेट फी है या अदर एक्सपेंसेस हैं, उसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी में राइट्स क्या होंगे। हर एक बात खुल के लिखाओ। खुल के नहीं लिखाओगे, जनरल बात को लिखोगे, बाद में डिस्प्यूट हो गए तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। क्लियर है बात ये। साथ में एफिडेविट जरूर लगाएं। क्लियर है बात ये। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं उनके सपोर्ट में भी एफिडेविट लगाएं। जितने ज़्यादा एफिडेविट होंगे उतना ही हमारा फायदा है, क्योंकि एफिडेविट पर सील लगाता है ओथ कमिश्नर और ओथ कमिश्नर अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इनकी सील की जो है वैल्यू है और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने आप में ही एडमिसिबल हैं, जिसके लिए आप धारा 58 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से एक तलाकनामा भी लिख लीजिए, डॉक्यूमेंट को नोटरी कराइए। एक बात ध्यान रखिएगा, हालांकि उस डॉक्यूमेंट का कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी भी रूप में नोटरी के जरिए हम डिवोर्स नहीं ले सकते, पर उस कंसेंट डॉक्यूमेंट का एविडेंटरी वैल्यू है। मींस कल को वाइफ मुकर गई तो कम से कम ये तो क्लियर रहेगा कि जो भी कंसेंट ली गई है वो फ्री कंसेंट है। कई बार ये कहते हैं कि भाई चाकू के नोक पे जो है कंसेंट ले ली है, हमको जो है डरा धमकाई कंसेंट ले ली है, तो वो बात जो है अपने आप में ही न्यूलिफाई हो जाएगी। तो इस बात का विशेषता ध्यान रखिएगा। और अगर केसेस जो है पेंडिंग नहीं है, सिर्फ केस थाने पे पेंडिंग है, तो थाने पे भी एक अर्जी दीजिए और उस अर्जी के साथ में भी एफिडेविट दीजिए। जितना एफिडेविट देंगे वो आपका ही फायदा है। क्लियर है। और जब भी डॉक्यूमेंट तैयार करें तो 4-4 कॉपीज में रेडी करें। होता है क्या कि कई बार आप कॉपी जो है थानेदार को दिए हैं या कोर्ट में दिए हैं, तो आपके पास जो होती है वो होती है फोटोकॉपी। क्लियर है बात है। तो फोटोकॉपी के बेसिस पर केस चलाना या अग्रिम कार्रवाई जो है मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो हमेशा ही डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल फॉर्मेट बना के चलिए और 4-4 सेट में जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। ये दिमाग में सेट कर लो बातें। अब होता क्या कि वाइफ जो है घर चली गई, आप भी जो है घर चले गए। अब इसमें टाइम क्या लंबा होता है। क्लियर है बात। इस बीच में कोई सलाहकार इनकी लाइफ में आ सकता है, चाहे कि अपने ही हो चाहे पराए हो। वो कह देंगे भाई तुमने क्या किया, कर्म फोड़ लिया अपने। अरे हमें देते ये मामला तो तुमको 10-20 लाख रुपए दिलाई दिए होते, तुमने कर्म फोड़ लिए। बुड़बक कहीं की, तुरंत कंसेंट विड्रॉ कर। अगर कंसेंट विड्रॉ नहीं करेगी तलाक कोर्ट दे देगा, तो कुछ पैसा कोर्ट से नहीं मिलेगा। क्लियर है बात ये। तो ऐसा कहते हुए कई बार वाइफ जो है कंसेंट विड्रॉ कर लेती है कि भाई मेरी कंसेंट जो है नो कंसेंट है, मैं साथ रहना चाहती हूँ, या मुझको डरा धमका के जो है कंसेंट ली गई है, मैं कंसेंट को विड्रॉ करती हूँ। अब कंसेंट विड्रॉ कर लिया, यहाँ तक सीन क्लियर हो गया अपने को। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप डिवोर्स कभी भी फ्री मत करो, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है दे के रखो उसको। और ये अमाउंट जो है आपको जरिए चेक देना है, वो चेक कोर्ट में जमा रहना चाहिए। आप 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कुछ भी अमाउंट दो, पर दो जरूर। क्लियर है बात ये। तो टोकन अमाउंट हमेशा रहना चाहिए। अगर पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका प्रॉमिस कोर्ट में है तो इसका हमें बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है। तो वहाँ पर एग्रीमेंट जो है आपका, जो डिवोर्स का करार है, उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। क्लियर है बात ये। इवन जो एडवोकेट साहब लड़की के हैं, अगर उनकी फ़ी भी आपको देनी है तो भी आप पे कर सकते हो, बट फ़ी हमेशा आपको
खाते में देनी है, कैश में नहीं देनी है। लड़की को पैसा देना है तो वो खातों में देना है, पर उसके लिए चेक जमा करा दो, क्योंकि लड़की बाद में भाग सकती है। तो कम से कम कमिटमेंट फाइल पर रहना चाहिए। क्लियर है बात? ये तो नुकसान नहीं हुआ, पर कमिटमेंट के लिए आपने अपना बोनाफाइड शो करने के लिए धारा 16 सब क्लॉज सी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अपना इंस्ट्रूमेंट जो है रिकॉर्ड पर जमा करा लिया। एंड मनी कैन बी टेंडर्ड बाय चेक ऑल्सो, इट इज ऑल्सो वैलिड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? और इसको भी लीगल इंस्ट्रूमेंट की जो है संज्ञा दी गई है, जिसके लिए आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजंस को देख सकते हैं। क्लियर है बात ये? और एक एफिडेविट जरूर लगा दीजिए कि ये चेक जो है हमने इसको टूवर्ड्स एक्सपेंसेस दिया है, ये टूवर्ड्स सर्टेन अमाउंट दिया है जो ये रिक्वायर्ड कर रही है, जिसके लिए हम एफिडेविट देते हैं कि अगर ये चेक बाउंस हो गया तो हम जिम्मेदार होंगे। बट शर्त हमारी यही कि तलाक के बाद ये चेक जो है यूज़ कर पाएगी और पेमेंट ले पाएगी, हमें कोई भी आपत्ति इसमें नहीं है। ये बेसिक सेफ्टी हैं जो हमें करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हम भी नुकसान वहाँ पर पा जाएंगे। और साथियों, इसके साथ साथ एक अलग एफिडेविट भी तैयार कीजिए, जिसको हम कहेंगे साक्ष्य का एफिडेविट। हालांकि ऐसे एफिडेविट वर्जित हैं धारा 15 फैमिली कोर्ट एक्ट में, तब भी आप पेश करो। जितना एफिडेविट दोगे आप टू इंडिकेट योर कंसेंट, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस बात को विशेषता ध्यान रखिएगा। साथियों, क्या होता है मामला कि जैसे ये कंसेंट विड्रॉ कर ली वाइफ ने और वो कहते हैं कि भाई मैं साथ रहूँगी, या ऑन एक पॉइंट ऑफ एक्सटॉर्शन मेरी कंसेंट जो है ली गई है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है केस को खारिज कर देता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रेमेडी मिले, उसके बाद भी तो क्या करना है आपको? सबसे पहले बात, वाइफ को नोटिस देना है आपको चीटिंग का। क्लियर है बात ये? इसके साथ साथ नोटिस देना है आपको कंटेम्प्ट का, इसके साथ साथ झूठी साक्ष्य गढ़ने का नोटिस देना है आपको कि कोर्ट में आपने फॉल्स कमिटमेंट्स किए, फॉल्स अंडरटेकिंग दी है, या अपने आप में ऑफेंस है। उसके बाद कंसर्न कोर्ट में ही आपको इस तरह सा पेश करना है, इस बात का विशेषता ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ऑन मेरिट्स भी आप डिवोर्स पेश कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो वहाँ डिवोर्स मिलने की स्थितियाँ हैं 100%। और जो डॉक्यूमेंट आपके पास में है, ये कोई डॉक्यूमेंट मामूली नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है कोर्ट के दस्तावेजों की प्रतियाँ, जो कि अपने आप में ही एडमिसेबल है। धारा 74, धारा 58 इंडियन एविडेंस एक्ट का वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे कि बाद में हम पछताएं, तकलीफ पाएं, अगर हम पहले ही प्रिवेंटिव होकर चलेंगे, डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो ये भी एक मेजर रिकोर्सेज है। इसके अलावा कंसर्न थाने पर जाकर भी आप एफआईआर कटा दीजिए। आप एक बात का विशेषता ध्यान रखिएगा कि वाइफ जो भी कह रही है अपने काउंटर में, उसको साबित करना होगा। जनरल में कंसर्न विड्रॉ करती है, आपके साथ जो है धोखेबाजी करती है, आपको जो है वो हैरेस कर रही है, तो ये रेमेडीज कानून में है जिसको हमको फॉलो करना है। नोटिस से बनता है प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन, और सब्सिक्वेंट इवेंट जो है इन्हें भी कंसीडर किया जा सकता है। और इस तरह के इवेंट से ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के प्रोटोकॉल अफेक्ट नहीं होते हैं, जो कि आपको एक अधिकार देते हैं टू फाइल अ सब्सिक्वेंट केस। तो आप सिविल कानून के तहत भी रेमेडी ले सकते हैं, आप फौजदारी कानून के तहत भी रेमेडी ले सकते हैं, पर रेमेडी लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो चाहिए, प्रॉपर मसाला भी चाहिए। अगर मसाला ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं, तो क्या करोगे आप केस को लड़के? इसलिए हर एक बात को लिखाओ, हर एक बात पे स्पेसिफिकेशन लो, हर एक बात पे कंसेंट लो, एफिडेविट लो, फोटो लगाओ, आधार कार्ड लगाओ उसके, ताकि कम से कम ऑथेंटिकेशन रहे डाटा का। ऑथेंटिकेट डाटा है तो वैसे भाग नहीं पाएगी वो। क्लियर है बात ये? तो ये लोग एस्केप कहाँ करती है जब इनको आप इसको दोगे? ये स्थिति वैसे ही है। हम घर में जो है पेट ले आते हैं, हम सब ध्यान रखते हैं उनका, पर कई बार होता है कि भाई गेट खुला रह गया तो पेट जो है बाहर चला गया, तो गेट भी बंद रखना है, उसको चेन से ही बांधना है, या कई बार ऊपर भी हम रखते हैं डॉग को, मींस रूफ टॉप के ऊपर। तो हम क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू हैव अ सेफ्टी ऑफ दैट पेट। तो इस तरह से हमारा केस है। अगर हमने केस में स्कोप खुले छोड़ दिए कि भाई एग्जिट गेट है, तो अल्टीमेटली वाइफ जो है उससे एग्जिट कर जाएगी, नुकसान जो है आपका ही होगा। तो समझदारी हमारे हाथ में। अब समझदारी आप नहीं दिखाओगे, जल्दबाजियाँ करोगे और आपको रहेगा भाई हमारा पिंड छूट रहा है, तो वो समाधान आपको नहीं दे पाएगा। प्रॉपर ड्राफ्टिंग, प्रॉपर सबमिशन और सारे पॉइंट जो कवर करने हैं लॉ की लाइट में, अगर आपने उसको कवर कर लिया तो ये लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आपका। और अगर ये बेईमानी करेंगे या आपसे जो है मुंह जोरी करेंगे और अल्टीमेटली ये आपको एक्सटॉर्ट करेंगे, तो वहाँ पर ये रेमेडी भी जो है आप ले सकते हो। और साथियों, अंत में 2 पॉइंट जो है और ऐड कीजिएगा कि जो मैंने बात कही है आपसे, ये तो है विदाउट अमाउंट, पर जहाँ बात अमाउंट की आ जाती है कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख में अमाउंट फाइनल हो गया, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अमाउंट जो है आपको एडवांस नहीं देना है। एडवांस देने के लिए चेक जमा करा दो और ये चेक कोर्ट में जमा रहेगा टिल डिस्पोजल ऑफ द केस। जैसे ही केस फाइनल होगा वैसे ये चेक जो है कोर्ट से ले लें। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखिएगा कि चेक को रिन्यू कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी, और इसके लिए भी आप एफिडेविट जो है फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो बोनाफाइड हैं, हम क्यों घबराएं। एक इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखिएगा, डिवोर्स केस पेश करते समय एक बात जो है विशेषता लिख दीजिएगा कि चूंकि ये म्यूचुअल डिवोर्स है, दोनों ही सहमत हैं, और जो अमाउंट है ये अस्थायी एलिमनी है। चाहे महंगाई बढ़े चाहे नहीं बढ़े, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे जॉब करे चाहे नहीं करे, ये अमाउंट फाइनल है। इससे 1 रुपये ऊपर जो है कोई अमाउंट जो है देनी होगा। इसमें वकील की फीस भी जो है शामिल है, समझ खर्चे जो है शामिल है, इसमें स्त्री धन भी शामिल है यदि कोई है तो, और इसके अलावा जो भी लॉसेस रिपोर्ट किए हैं लड़की ने वो सब शामिल है।
अगर आपने ऐसा नहीं करा तो इस पॉइंट पर भी जो है ये लोग बेईमानियां कर सकते हैं, इसको भी स्पेसिफिक कर देना। और एक बार जो है दिमाग में सेटल कर लो आप कि आपको चेक जमा कराना है, जो मैंने आपको कहा भी है, और कोई भी अमाउंट जो है आपको एडवांस नहीं देना है। तो ये कुछ बचाव है, समझदारी है, जिसका हमें विशेषता ध्यान रखना होगा। और एडिशनल पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2, अगर केसेस हैं 498 के, डोमेस्टिक वायलेंस के या अन्य केसेस हैं, उसको पहले विड्रॉ करो। अगर केसेस विड्रॉ नहीं कराए और बाद में धोखेबाजी हो गई तो नुकसान दोनों तरफ खा जाओगे, आपकी पैसा का पैसा गया और अल्टीमेटली केस विड्रॉ नहीं हुए। तो पहले केस विड्रॉ कराने, पैसों के लिए चेक कोर्ट में जमा करा दो, एक एफिडेविट लगा दो। और कई बार फैसिलिटी होती है कंसर्न बैंक से भी पॉजिटिव पे की, तो वो भी हम करवा सकते हैं, ताकि कोर्ट को भी एश्योरेंस रहेगा भाई ये चेक तो पास हो गया होगा। और इसके अलावा जो अपना कंसर्न बैंक का पासबुक है जिसमें पैसा पड़ा हुआ है, वो दिखा दीजिए भाई पैसा पड़ा हुआ है और हमारा एफिडेविट, हम ये पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, तो वी आर अश्योरिंग दिस कोर्ट। तो बात समझिए कि हमारी प्रिवेंशंस, हमारी सेफ्टियां ही हमें बचा पाएंगी। अगर हमने सेफ्टियां नहीं करी, जल्दबाजियां कर दी, तो वहां पर हमें नुकसान खाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।